अब हमें बताना है जो रेशो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, वो किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वाली है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि जो g होता है हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूँ g हमारे पास किसके इक्वल होता है gm1 अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये वाला है हमारे पास फोर्स दैट इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये वाला यहाँ पे देखो ये सेम ही है ना, तो यहाँ पे g आएगा और m2 आएगा। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फिर से हम इधर इसको पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा g m1 अपॉन m2 अपॉन आर का स्क्वायर इंटू जी दैट इज इक्वल टू m2। ठीक है, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m1 अपॉन आर का स्क्वायर और g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, ये हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा g। तो हमारे पास क्या बनी इक्वेशन, m1 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m1 हम लिखें या ना लिखें वो हमारी वो है मर्ज़ी। तो यहाँ पे ये आएगा सी करेक्ट है हमारे पास आंसर, क्योंकि m अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, टू प्लैनेट्स हैव रेडियाई r1 एंड r2 एंड देयर डेंसिटीज d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन देम विल बी। हमें रेशियो बतानी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों जो दो प्लैनेट्स हैं उनकी। मान लेते हैं एक्सेलरेशन a1 और a2 की बतानी है हमने। ये दो प्लैनेट्स हैं, a1 मान लो कि 1 है प्लैनेट और 2 है प्लैनेट, तो हमें एक्सेलरेशन a1 की बतानी है और a2 की, इन दोनों का रेशियो निकाल के बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट फर्स्ट, तो क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे भी हमने लिखा था gm अपॉन आर का स्क्वायर। अब हमें पूछा क्या हुआ है, डेंसिटी दी हुई है और रेडियस, यहाँ पे मास का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें पता है कि मास किसके इक्वल होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे रो ही लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 दैट इज इक्वल टू g इंटू डेंसिटी को मैं यहाँ पे d1 लिखता हूँ और v1 अपॉन आर का स्क्वायर। अब जो हम अर्थ को लेते हैं वो हम स्फीयर लेंगे एक, ठीक है। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आएगा, हम वॉल्यूम की जगह ये पुट करेंगे g d1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, तो क्यूब से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, a1 कितना आया g d1 4/3 पाई आर। ठीक है, ये है हमारे पास a1, ये है हमारे पास a1। सिमिलरली a2 भी आ जाएगा, a2 आएगा g d2, जहाँ पे भी d1 है वहाँ पे हम d2 लिख देंगे और यहाँ पे r1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3 पाई r2। अब हम इन दोनों की रेशियो निकालेंगे, मतलब कि इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू g d1 4/3 पाई r और 1 अपॉन g d2 4/3 पाई r2। तो हमें g से g कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा r1 d1 अपॉन r2 d2। तो रेशो आएगी r1 d1 रेशो r2 d2। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन सी ऑप्शन है, ये है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, r1 नहीं ये है, सॉरी ये नहीं आएगी, ये आएगी r1 d1 अपॉन r2 d2। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई वहाँ पे, r1 ठीक है, r1 और r2 ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्सन सिटिंग इन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ हैव। अब जो पर्सन है वो किसी सैटेलाइट पे है बैठा हुआ, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शंस है वो ट्रू होंगी, इसके लिए सेटिस्फाई करेंगी। तो ज़ीरो मास, ज़ीरो वेट,
सबसे पहले हम देखते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और ये है वेट। वेट होती है द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो होता है वो अब प्लेस पे डिपेंड नहीं करता ये, मतलब कि कहीं पे भी होगा तो मास कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो प्लैनेट पे हो, चाहे वो मार्स चाहे वो अर्थ प्लैनेट पे हो, या फिर मार्स प्लैनेट पे हो, किसी पे भी हो तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो तो सेम ही रहेगी। मान लो कि कोई भी हमने लिया एक बॉक्स, उसमें है 10 मॉलिक्यूल्स हैं एटम के, तो उसको हम कहीं पे भी दूसरे प्लैनेट पे भी ले जाएंगे तो उसका 10 मोल के 10 मोल ही रहेंगे उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे हमने भरे हुए, बट जो वेट है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो अब हमें बोला कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे बैठा हुआ कोई भी पर्सन है तो उसका वेट कितना आएगा, उसका वेट आएगा 0, क्योंकि मान लो ये है प्लैनेट अर्थ, ठीक है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, इधर बना देता हूँ मैं। यहाँ मान लो ये है हमारे पास अर्थ, और ये है इसका ऑर्बिट, और ये है इसका ऑर्बिट। अब मान लो कोई भी यहाँ पे है प्लैनेट मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अब यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है तो अब इस जहाँ पे ये जो अर्थ है इस पे ग्रेविटेशन फोर्स पुल कर गया अपनी तरफ। अब यहाँ पे जो सरफेस है इसका वो इसके ऊपर मतलब कि परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, जो कि इसके ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट होती है, और यहाँ पे एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि पूरे ग्रेविटेशन फोर्स को मेंटेन मतलब कि रोटेशन मोशन प्रोवाइड करती है एक सैटेलाइट को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है हमारे पास, Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर माइनस, अब r प्लस एच है पर h की हमने हाइट इतनी नहीं लेनी, मतलब कि नेग्लिजिबल है हाइट, इसलिए हम ऐसे ले रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी, Gm1 अपॉन m2 अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है जो और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है जो वो इसके अपोजिट है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये जैसे अब कोई बॉक्स है, आप इसको यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो और दूसरी तरफ से कोई भी अदर पर्सन है वो 20 न्यूटन से फोर्स से खींच रहा होगा उसको, तो नेट फोर्स कितनी आएगी, 100 माइनस 20 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 80 फोर्स आएगी, वैसे ही हम इधर इसको कर रहे हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि इसको रोटेशन मोशन प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल Gm1m2 अपॉन आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी और आर आ जाएगी 0, तो यहाँ पे फोर्स कितनी आएगी 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगी सर्टेन। अब हम तीसरी देखते हैं, सर्टेन डेफिनेट वेट। डेफिनेट वेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि हर एक प्लैनेट पे जो वेट होता है वो चेंज होता रहता है। इनफाइनाइट वेट ये भी नहीं होगा। इनफाइनाइट वेट तब होगा जबकि किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बड़ी ज़्यादा होगी, उसको अट्रैक्ट बड़ी ज़्यादा फोर्स से करेगा, तब उसका इनफाइनाइट वेट होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी ऑफ 10 किलोग्राम वेट अंडर सेम कंडीशन इज। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की है, कोई बॉडी है, उसका मास है 1 किलोग्राम और उसकी एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर। अब उसका जो मास था हमने बढ़ा दिया, वो 10 किलोग्राम तक बढ़ा दिया उसको, तो उसकी ग्रेविटेशन मतलब कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम ऐसे नहीं है कि इसको जो ग्रेविटेशन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 1 किलोग्राम के लिए इतनी थी तो 10 किलोग्राम के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा ऐसा। अब हमें सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VE√2GR, ठीक है, √2GR होता है। अब यहाँ पे कोई भी आप देख लो, यहाँ पे कोई मास है, इधर एस्केप वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मास नहीं दिया हुआ है। जहाँ पे मास होता है ना हमारे रिलेशन में, जैसे वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, √2GR, यहाँ पे मास नहीं है तो यहाँ पे ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
तो अब हमारे पास जहाँ पे ये सेम ही रहेगा, मतलब कि जो ए इक्वेशन है वो है ठीक 11.2। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एस द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज़, तो यहाँ पे आएगा न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पूरा फाइंड किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले मैंने फोर्स का निकाला हुआ है, फोर्स को किया हुआ है, अब देख लेना ये इसका आंसर ये आएगा बी। अब यहाँ पे ये दिया हमें जो एक इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज़ फॉलोड बाय स्टेटमेंट, हमें एक स्टेटमेंट दी होगी और एक रीज़न दिया होगा। ठीक है, हाँ ये है, असर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असर्शन क्या है हमारे पास, ए प्लैनेट इज़ ए हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, ये ट्रू है। अब सेकंड रीज़न, अब इसका रीज़न क्या दिया हुआ है असर्शन का रीज़न, ए स्टार इज़ ए सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी मेड ऑफ गैशियस मटेरियल। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, क्योंकि जो स्टार होता है वो चमकता है, खुद से चमकता है, मतलब कि जब उसकी जो गैसेस बर्न होती हैं तो ये खुद लाइट प्रोड्यूस करता है और चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई प्लैनेट है तो वो इसकी वजह से थोड़ी ना हेवनली है कि वो चमकता है और उसकी वो गैसेस कंटेन करता है। प्लैनेट और स्टार्स तो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये इसका रीज़न नहीं हुआ, असर्शन का रीज़न नहीं हुआ। हम अब देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशंस कौन से हैं। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये नहीं है क्योंकि रीज़न हमारा करेक्ट नहीं था। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी आएगा हमारे पास ये वाला 6 का आंसर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं असर्शन क्या है, साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम व्हाट लाइट कैन। ये ट्रू है क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं, बट जो लाइट की वेव्स हैं वो ट्रैवल कर देती हैं वैक्यूम में। और रीज़न क्या दिया हुआ हमें इसका, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड और व्हाट लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड। ये भी ट्रू है क्योंकि साउंड वेव्स जो पोलराइज्ड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो होती हैं नहीं, जो पोलराइज्ड जो वेव्स होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और जो नॉन पोलराइज्ड वेव्स होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो नॉन पोलराइज्ड वेव्स आएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जो पोलराइज्ड वेव्स आती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो ये था बोथ द असर्शन एंड रीजंस इफ बोथ कहाँ गया पहला, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ ए वायर वाइल एल बाई 1 इज़ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आएगा 1। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे ये 1 ही आएगा। डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन आएगा M1 L0 और T-2। ठीक है, यहाँ पे हमें फोर्स सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2 अपॉन L1। L1 से L1 कैंसिल हो गया, M1 L0 T-2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसको पढ़ के आपको ये सारा कुछ निकालना था। मैं सीधा आंसर ही बताऊँगा कि कैसे किया हुआ है मैंने। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस इज़, अब हमें यहाँ पे द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस, अब हमें स्ट्रेन निकालने कोरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ लेंथ अपॉन एल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला हुआ है इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, आपको फोकस नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास फोकस नहीं, चेंज ऑफ लेंथ कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ दी हुई है वो है 5। ठीक है, 0.5 यहाँ पे देखो सेंटीमीटर दी हुआ है, हमें पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सेंटीमीटर को 100 से जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हम करते हैं इसको डिवाइड, तो ये आया हमारे पास 0.005।
0.005 अपॉन लेंथ कितनी है 5, तो 5 बन जा 5, ये आएगा 1/10 रेज़ टू पावर 3, और ये आएगा 10 रेज़ टू पावर -3। सी करेक्ट है। द टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द वायर कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड इज़। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस होता है मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगे, मतलब कि जैसे यहाँ पे कोई भी वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए, इधर कोई भी हम लोड लगाएंगे mg के, और यहाँ पे यहाँ पे कोई भी मतलब कि जब इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और इसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हमने इधर निकाली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फोर्स कितनी अब हम यूज़ कर रहे हैं 10 न्यूटन की। यहाँ पे देखो 10 न्यूटन की फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं हम। फोर्स अब कितनी क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है हमें। स्ट्रेस कितना होता है, क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला? स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है 10 न्यूटन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻3। तो ये 10 इंटू 10⁻⁻, ऊपर चले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 10 इंटू 3 0, तो ये है डी करेक्ट। ठीक है, डी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो मैच द फ्लोइंग, यहाँ पे एंट्रोपी दी हुई है हमें, और यहाँ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, मतलब कि ए होगा 4 के साथ, एंट्रोपी है फंक्शन स्टेट, और बी होगा 3 के साथ। ठीक है, और वर्क डन आएगा एरिया ऑफ अंडर पी वी। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा इंटेंसिव वेरिएबल्स एज इट इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हेन यू मेक आइस क्यूब्स द एंट्रोपी ऑफ वाटर। अब हमने व्हेन यू मेक आइस क्यूब, वाटर से हमने आइस क्यूब बनाए, तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? अब देखो एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, एंट्रोपी को हम रैंडमनेस से डिनोट कर सकते हैं, रैंडमनेस और इंडिपेंडेंस। अब देखो कोई पार्टिकल्स तभी मूव कर सकता है। अब सबसे पहले जो पार्टिकल्स है, किस पार्टिकल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होती है, वो गैशियस होती है, उससे कम क्या आती है? उससे कम आती है वाटर की थोड़ा टाइटली हेल्ड होती है मॉलिक्यूल्स, और उससे कम आती है जो सॉलिड होते हैं। यहाँ पे आएगा गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये है रैंडमनेस का वो। तो यहाँ पे देखो अब हम मतलब कि लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, तो रैंडमनेस क्या हो रही है? इधर गैस, इधर इस तरफ रैंडमनेस इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ इस तरफ क्या हो रही है? डिक्रीज़। तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। ए गैस इन ए वेसल्स एक्सपेंड्स इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज। अब कोई भी गैस वेसल्स, ए गैस इन ए वेसल एक्सपेंड्स, कोई भी गैस है वेसल में, वो एक्सपेंड कर रही है, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। अब उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो ये प्रोसेस कौन सा आएगा? ये प्रोसेस आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे देखो मान लो ये है कोई भी सिस्टम, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स, और ये क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड। बट इसकी जो इंटरनल एनर्जी, मतलब कि इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, उसका यूज़ करके ये बाहर की तरफ जा रही है, ना कि ये बाहर से कोई एनर्जी ले रही है। अब जब ये बाहर से एनर्जी नहीं ले रही है, तो यहाँ पे ये बॉल्स क्या होंगी? एडियाबैटिक बॉल्स होंगी। नहीं तो ये सिंपल बाहर से एनर्जी लेती है और ये एक्सपैंड हो जाती है, पर ये ले रही है मॉलिक्यूल से एनर्जी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आएगा सी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑन विच फैक्टर डज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड। तो यहाँ पे आएगा टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब मैंने शायद नोट्स में लिखा हुआ है ये, हाँ ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे
ये जो है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है 3/2 KB और T के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी ये है कांस्टेंट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। दस टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट था ये। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ करेगी और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करे तो काइनेटिक एनर्जी खुद ही डिक्रीज़ कर जाएगी। जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर ही आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन पहुँच गया हम, 16। ए प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम फॉर फूड। अब जब प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम फॉर फूड, हाँ, जब जो प्रेशर कुकर है हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वो टाइम कम क्यों लेता है। जब आप पतीले वगैरह में बनाओगे तो वो जो कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, बट ये एज़ कम्पेयर टू द कुकर में कम टाइम लगेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कुकर होता है वो ना तो मतलब कि जो टेम्परेचर है उसको होल्ड करके रखता है और जो प्रेशर होता है उसको भी होल्ड करके रखता है। प्रेशर और उसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ करता है। मतलब कि ना तो प्रेशर को निकलने देगा वो जो कुकर होता है, ना तो प्रेशर को निकलने देता और ना ही हीट को। तो सी इज़ करेक्ट बनता क्या है, हीट इज़ मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी नहीं आएगा तो यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय 2% देन द टाइम पीरियड। अब जब हम किसी भी पेंडुलम की लेंथ जो है 2% इंक्रीज़ कर देंगे तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना इंक्रीज़ होगा। सबसे ये एरर एनालिसिस से कर सकते हैं हम। यहाँ पे T दैट इज़ इक्वल टू 2π√L/z का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2π/L/z का हो जाएगा हाफ। अब हमने पढ़ा है कि जो एरर एनालिसिस होता है वो इस ऐसे करते हैं हम, Δt/t चेंज ऑफ टाइम अपॉन टाइम इंटू 100 के साथ करेंगे और ये कांस्टेंट लेते हैं हम इसको। और यहाँ पे L कितना है, L है हमारे पास, क्योंकि अब हमने 2% इसको इंक्रीज़ किया है, मतलब कि Δl, अब हाफ हम आगे रखेंगे, हाफ इंटू Δl/L इंटू 2, मतलब कि 2% से इंक्रीज़ किया और इधर आ जाएगा 100। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे L से L/L को हम 1 ही ले लेंगे, नहीं 1 नहीं, मतलब कि यहाँ पे हम इसको हम 1 कर देते हैं और इसको ले लेते हैं 100 को परसेंटेज में। ठीक है, तो वहाँ पे आएगा 1%। ये आपको एरर एनालिसिस मतलब कि फ़र्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट चैप्टर तो हमारे इस सेमेस्टर में नहीं था, पर ये क्वेश्चन डाला हुआ था इन्होंने। ठीक है, अब इन विच द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए वेव वाई दैट इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू भी नहीं थी, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आएगा, ये इक्वेशन होती है स्लोप की। जैसे वाई दैट इज़ इक्वल टू, चलो इसे छोड़ो, वो भूल गया मैं। 19 क्या होते हैं, रेजोनेंस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ नेचुरल फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि जो रेजोनेंस होती है वो फोर्स, जो कोई भी पुल होता है, जो भी ट्रूपर्स होते हैं, मतलब कि जो जैसे आर्मी वगैरह होती हैं, आर्मी को एक साथ एक जैसे मतलब कि स्टेप्स लेने से मना करते हैं जब ये पुल क्रॉस करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे जो उनकी पैरों की वाइब्रेशन होती है वो नेचुरल वाइब्रेशन से कांटेक्ट करके जो उसकी मतलब कि वो पुल को ख़राब करते हैं और तोड़ देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकॉज ऑफ पुल के। ठीक है, मैं इस टाइम थक गया हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलने जा रहा हूँ। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस। अब जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मीडियम चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ये वाला वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स।
मतलब कि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगी, एम्पलीट्यूड भी, और लॉनेस ऑफ ये रहेगा। ठीक है, सी करेक्ट है। तो यही थे क्वेश्चंस। फ़िलहाल हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पेपर, आपने देखा होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आज यहीं तक करेंगे हम।